हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो स्टॉक मैनेजमेंट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। और इसी टॉपिक को मार्केट में दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है मटेरियल कॉस्ट। तो दोनों में जो कैलकुलेशन है, हिसाब किताब है, सेम एज इट इज़ वही है, कुछ अलग नहीं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलो या स्टॉक मैनेजमेंट बोलो या फिर मटेरियल कॉस्ट बोलो, तीनों का मतलब एक ही हुआ। तो ये टॉपिक हमें क्या सिखाने की कोशिश करेगा, क्या समझाने की कोशिश करेगा? तो ये टॉपिक हमें ये सब सिखाने की कोशिश करेगा कि जब मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करूँगा, तो मेरा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस, वो हमेशा स्मूथली कंडक्ट होना चाहिए। स्मूथली कंडक्ट होना चाहिए। बट मेरी कंपनी के अंदर, मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरा प्रोडक्शन स्मूथली तभी कंडक्ट स्मूथली हो पाएगा जब मेरे पास स्टॉक या फिर मटेरियल एवरी टाइम मेरे पास अवेलेबल होगा। बराबर ना? अगर मुझे कोई भी प्रोडक्शन अगर रन करना है स्मूथली, तो इसका मेन क्या रहता है कि अगर मुझे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए। जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, तब तक आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल को कैसे स्मूथली, एकदम स्मार्ट वे में हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके अंदर फंसे नहीं और मेरा काम भी स्मूथली चल सके। तो उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए हमें इस टॉपिक को सीखना ज़रूरी है, जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास कैलकुलेशन करने के तीन चार टेक्निक्स है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं तुम लोग को इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो पार्ट सिखाने वाला है, टेक्निक सिखाने वाला हूँ, उस टेक्निक का नाम है ईओक्यू। तो ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, तो इसको समझ, इस टेक्निक को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाए। समझो कि फॉर एग्जांपल ये मेरी फैक्ट्री है, और मैं इस फैक्ट्री के अंदर समझो शुगर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। और शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? शुगर कैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुगर कैन मेरे बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा, और शुगर मेरे बिजनेस के लिए फिनिश गुड्स हो जाएगी। मतलब मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर शुगर बना रहा हूँ, तो जब तक मेरे पास शुगर कैन नहीं होगा, तब तक मैं शुगर को मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर सकता। तो अभी आपको फिनिश गुड्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको रॉ मटेरियल के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे हम लोग जो इन्वेंट्री की बात करें, स्टॉक की जो बात करें ना, वो रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो समझो कि मेरा टारगेट है कि मुझे पूरे साल भर में, समझो पूरे साल भर में मुझे प्रोडक्शन करना है। पूरे साल भर में मुझे प्रोडक्शन करना है, समझो 2 लाख किलोग्राम शुगर। 2 लाख किलोग्राम मुझे शुगर मैन्युफैक्चरिंग करना है। और इस 2 लाख किलोग्राम शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा मालूम है? समझो 2,40,000। तो 2,40,000 शुगर कैन का बंडल लगेगा, मतलब हमें जो मिलेगा वो गट्ठे में मिलेगा, बंडल में मिलेगा। तो 2,40,000 का शुगर कैन का बंडल लगेगा। जब मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, तब जाके 2 लाख किलोग्राम शुगर बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है? तो अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मुझे मेरे बिजनेस में पूरे साल भर की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है 2,40,000। तो कि यह पूरा का पूरा 2,40,000 मुझे एक ही बार में मंगाना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा करके मंगाना चाहिए? मतलब एक ही बार में बल्क में मैं परचेस कर लूँ, या फिर स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जब मेरे को जैसी ज़रूरत रहेगी तब मैं इसको खरीदते जाऊँ? तो मैं समझो कि यहाँ पे आपको दोनों वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो समझो कि अगर मैंने बल्क में क्वांटिटी को अगर परचेस किया, तो उस केस में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? अगर मैंने स्मॉल क्वांटिटी में अगर परचेस किया, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? तो दोनों को एनालिसिस करके फिर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा टेक्निक यूज़ करना चाहिए। ठीक है? तो समझो कि फॉर एग्जांपल 2,40,000 शुगर कैन का मुझे बंडल परचेस करना है। और इतना बंडल परचेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मार्केट में रिसर्च करूँगा कि सबसे कम या फिर सबसे चीप प्राइस कहाँ पे मिलेगा। तो समझो कि मैंने मार्केट में से इंफॉर्मेशन निकाला, और मुझे पता चला कि नासिक में शुगर कैन बहुत सस्ता मिलता है। तो उन लोगों ने बोला कि शुगर कैन का पर बंडल आपको जो मिलेगा ना, वो 10 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे बल्क क्वांटिटी की बात करूँ। बल्क क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो मेरी ज़रूरत है 2,40,000, वो एक ही बार में 2,40,000 में मंगा रहा हूँ। ठीक है? तो मतलब मेरे को कॉस्ट क्या पड़ेगा अगर मैं एक ही बार में मंगाऊंगा? तो
तो 2,40,000 इंटू 10, तो टोटल मिला के मेरा कितना पैसा चले जाएगा मतलब में 24 लाख रुपए। बाप रे, एक ही बार में आपका 24 लाख रुपीज चला गया 2,40,000 शुगर केन का बंडल खरीदने के लिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि फिर नासिक, प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। फिर नासिक वाले ने बोला कि ठीक है, हम आपको शुगर कैन 10 रुपए के हिसाब से पे कर देंगे, बट आपको एक बार ऑर्डर देने का जो खर्चा होगा ना, ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप एक बार ऑर्डर दो या 10 बार ऑर्डर दो, लेकिन हम प्राइस आपसे एक ही चार्ज करेंगे। मतलब एक चार्ज करने का मतलब है कि एक ऑर्डर का आपसे 5,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। अगर आप साल में 2 बार ऑर्डर दोगे तो 10,000, 3 बार ऑर्डर दोगे तो 15,000। जैसे अगर मैं एक ही बार में 2,40,000 मंगा रहा हूँ तो उसके लिए कितना चार्ज करेगा, 5,000 रुपीज़। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आ गया। अब उसी स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ कि समझो कि फॉर एग्जांपल ये मेरी जो फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री के अंदर मैं सिर्फ 80,000 शुगर कैन का बंडल ही स्टोर करके रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। ओनली 80,000 शुगर कैन का बंडल ही स्टोर करके रख सकता हूँ। तो समझो कि 5-6 दिन के बाद मुझे गुड्स की डिलीवरी हो गई, स्टॉक की डिलीवरी हो गई, मुझे मिल गया। अब ये 80,000 शुगर कैन तो मैं अपने फैक्ट्री में स्टोर करके रखूंगा। अब 2,40,000 में से अगर 80,000 गया तो बचा कितना, 1,60,000। अब ये 1,60,000 का स्टोर मैं कहाँ पे रखूंगा, तो 1,60,000 जो मेरे पास बचा है, 1,60,000 शुगर कैन का जो बंडल है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा मतलब मैं कहीं पे, तो मुझे उसके लिए गोडाउन खरीदना पड़ेगा। गोडाउन, ओके। तो अगर आप गोडाउन खरीदोगे तो क्या होगा, तो आपका हर महीना उसके ऊपर आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो समझो कि रेंट है, समझो 10,000 रुपीज, इंटू अगर मैं 12 करता हूँ तो पूरे साल भर में खर्चा कितना पड़ जाएगा मुझे, 1,20,000 रुपीज। राइट। फिर यहाँ पे मैंने स्टोर कीपर भी रखा है, स्टोर कीपर, ताकि देख रेख हो सके कितना शुगर कैन का बंडल आया, कितना गया। तो उसको भी हर महीना मेरे को सैलरी कुछ तो कुछ देना पड़ेगा। समझो कि मैं इसको 15,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दे रहा हूँ इंटू 12, तो पूरे साल भर का खर्चा मुझे पड़ रहा है 1,80,000 रुपीज़। ठीक है। फिर बाद में क्या पता कब गोडाउन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर आग भी लग गया तो बहुत सारा मेरा स्टॉक जल के राख हो गया, तो मैंने उसका इंश्योरेंस भी निकाल के रखा है। तो इंश्योरेंस का भी खर्चा समझो कि नियर बाय 10,000 रुपीज़ पर एनम है। तो इतने सारे खर्चे मुझे लग रहे हैं। ये 1,60,000 का जो स्टॉक है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए टोटल मुझे खर्चा इतना लग रहा है। तो इसको कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट जो टोटल कितना लग रहा है साल भर का, 1,20,000, यहाँ पे 1,80,000 दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 लाख प्लस 3,10,000। तो टोटल 3,10,000 कॉस्ट लग गया। और टोटल में कितना स्टॉक मेंटेन करके रखा है यहाँ पे, 1,60,000 डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पर यूनिट आ जाएगा कि एक यूनिट को संभालने का खर्चा कितना पड़ा मुझे पूरे साल भर में। तो मैं क्या करूँगा, 3,10,000 डिवाइड बाई 1,60,000, तो इसका मतलब एक यूनिट को देखभाल करने का खर्चा 1.94 रुपीज़ पड़ा मुझे। मतलब कैलसी पे आंसर कुछ इस तरह आता है, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया 1.9374। तो इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, देखभाल करने का टोटल इतना खर्चा लग गया। ठीक है। तो ये थी स्टोरी, अगर मैं बल्क क्वांटिटी में परचेस करके लाऊंगा तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है। अब हम लोग स्टोरी को समझते हैं अलग वे में, स्मॉल क्वांटिटी में। अगर मैंने स्मॉल क्वांटिटी में परचेस किया तो क्या होगा, तो समझो कि स्मॉल क्वांटिटी में अगर मैं परचेस करके ला रहा हूँ समझो, अ, जैसे मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर समझो सिर्फ और सिर्फ 80,000 ही स्टॉक मेंटेन करके रख सकता हूँ। तो मैंने परचेस का कॉस्ट मुझे कितना पड़ेगा, 80,000 में परचेस करके लाऊंगा, इनटू एक बंडल मुझे 10 रुपये मिलेगा, तो इसका मतलब वन टाइम शॉट में मेरा कितना पैसा चला जाएगा, 8 लाख रुपीज़। जहाँ पे देखो यहाँ पे 24 लाख रुपए जा रहा था, यहाँ पे कितना पैसा जाएगा, 8 लाख रुपए जाएगा। तो यहाँ पे कम पैसा जाएगा, तो कम पैसा जाएगा, इसका मतलब आपके पास जो भी मतलब एक्सेस कैपिटल होगा, एक्सेस मनी होगा, आप उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, या बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से कुछ सोच सकते हो। तो उस अमाउंट को आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक ही बार में आपका 24 लाख रुपए चला जाएगा, तो आपका 24 रुपीज़ पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा।
पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने का खर्चा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर देने का, उसने नहीं बोला कि आप एक बार ऑर्डर दो उसका 5,000 रुपये खर्चा आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 80,000 करके अगर मैं मंगवाऊंगा तो मेरी साल भर की ज़रूरत है 2,40,000। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, मतलब मुझे साल भर में 3 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। 80,000 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000, तो मुझे साल भर में 3 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। तो उसके पीछे टोटल खर्चा कितना पड़ेगा? 15,000। और जहाँ पे मैं वन टाइम में मंगा रहा था उस केस में क्या खर्चा पड़ रहा था? ओनली 5,000। राइट। फिर उसके बाद 5 6 दिन के बाद गुड्स की डिलीवरी हो जाती है, फिर मैं अपने फैक्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80,000 शुगर कैन का बंडल ही स्टोर करके रह सकता हूँ। तो वो 80,000 में इजीली यहाँ पे स्टोर करके रखूंगा। तो मुझे क्या लगता है, स्मॉल क्वांटिटी में अगर मैं परचेस करके लाऊंगा तो मुझे अलग से गोडाउन वोडाउन खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। बराबर ना। अलग से स्टोर कीपर को सैलरी देने की जरूरत पड़ेगी क्या? इंश्योरेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। इसलिए बोला जाता है कि सबसे बेस्ट है कि आप स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें परचेस करके लाओ, तो आपको खर्चा भी कम पड़ेगा और आपका प्रोडक्शन भी स्मूथली होते जाएगा और आपका जो फंड है वो कहीं पे ब्लॉक नहीं हो जाएगा। जैसे अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर मैं परचेस करके ला रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि अलग से मुझे कैरिंग कॉस्ट, मतलब देखभाल करने का खर्चा लग रहा है। इसमें भी लगता है, बट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा लिया कि वहाँ पे नहीं है। समझो कि अगर मैंने यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ कि 1,20,000 अगर मैं मंगा रहा हूँ, 1,20,000, 1,20,000 अगर मैं मंगाऊंगा तो मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 80,000 ही स्टोर करके रख सकता हूँ। तो इसका मतलब जो 40,000 जो एक्स्ट्रा मेरे पास जो स्टॉक मैंने मंगाया है 40,000, तो 40,000 के हिसाब से मुझे गोडाउन भी क्या करना पड़ेगा? छोटा लेना पड़ेगा। तो रेंट भी मुझे छोटा देना पड़ेगा। स्टोर कीपर जो होगा मैं उसको, चलो उसको तो सैलरी वही देनी पड़ेगी, उसके लिए छोटा हो या बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। या फिर मैं अपने कोई इम्प्लॉय को वहीं पे काम पे लगा दूंगा। इंश्योरेंस का खर्चा तो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो उस केस में मतलब लार्ज क्वांटिटी में अगर आप लोग परचेस करेंगे तो आपको खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करके लाएंगे तो आपको खर्चा कम लगेगा। तो बिजनेसमैन यही सोचता है कि ऐसा कोई टेक्निक होना चाहिए, ऐसा कोई टेक्निक होना चाहिए जिसके अंदर जिसके अंदर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम से कम होना चाहिए और कैरिंग कॉस्ट भी कम से कम होना चाहिए। ये दोनों के दोनों कॉस्ट मेरे क्या होने चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो उसी टेक्निक का नाम है बच्चे लोग EOQ। तो EOQ हमें क्या बताता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब मुझे कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सिनारियों में क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो वो पता लगाने के लिए इन लोगों ने क्या किया? एक फॉर्मूला इन्वेंट किया। बस उस फॉर्मूले को अगर आप लोग अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि अगर आपको EOQ निकालना है तो इसका फॉर्मूला है √2AO/C। √2AO/C। तो अंडर रूट मतलब अंडर रूट होता है, 2 मतलब 2 होता है, A का मतलब होता है एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड, या फिर एनुअल यूजेस, या फिर एनुअल कंजम्पशन, या फिर एनुअल रिक्वायरमेंट। तो इसको कोई भी नाम से पुकारा जाता है, तो आप लोग समझ जाना कि ये एनुअल डिमांड है। तो मेरे एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि मुझे मेरी फैक्ट्री के अंदर शुगर मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है? 2,40,000। ठीक है, जो 2,40,000 लगने वाला है ये मेरा एनुअल डिमांड हो गया। ओके। फिर ओ का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर देने का खर्चा कितना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो मैंने अपने एग्जांपल में आपको 5,000 बताया था, तो हो जाएगा। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट को देखभाल करने का खर्चा कितना, जैसा मैंने आपको यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में आपको बताया। ये कैरिंग कॉस्ट टोटल लग रहा है पूरे साल भर का 3,10,000, और अपने गोडाउन में हमेशा स्टॉक मेंटेन करके रखता हूँ 1,60,000। उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस। तो ये तीनों अगर वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हो? ईओक्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी आपका आंसर आएगा वो इन यूनिट्स में आएगा, मतलब मुझे इतना यूनिट का या फिर इतनी क्वांटिटी का मुझे ऑर्डर देना चाहिए ताकि मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए।
ये पहला फॉर्मूला। फिर इसी के साथ दूसरा फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है इसके अंदर, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि आप साल भर में कितनी बार ऑर्डर दोगे। तो साल भर में कितनी बार ऑर्डर देने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी साल भर की ज़रूरत कितनी है, इसको मैं बोलूँगा एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। तो समझो कि मेरी एनुअल डिमांड है पूरे साल भर की 2,40,000, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया। EOQ का मतलब होता है कि आप कितना स्मॉल क्वांटिटी मंगाओगे, तो मैंने एग्जांपल लिया था 80,000। तो समझो कि आपका EOQ 80,000 है, तो अब इसको डिवाइड कर दो, तो 3 ऑर्डर आएगा। तो इसका मतलब आपको साल भर में कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, उनमें 3 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है। फिर तीसरा फॉर्मूला है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो जैसे मेरे एग्जांपल में नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया, 3 आया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था, 5,000। तो 3 को अगर मैं 5,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 15,000। तो ये 15,000 मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। ओके। फिर देन उसके बाद हमारे पास चौथा फोर्थ फॉर्मूला है टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट। अगर टोटल कैरिंग कॉस्ट अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला है EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू CCPU। EOQ मतलब आपका जो आपका आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि जो स्टॉक होता है वो कम हमेशा कभी फिक्स नहीं होता है, हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उसका एवरेज लेना है इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो एग्जांपल दिया था। मतलब C आपको निकालना है, बस मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमसे पूछा जाएगा 4 5, टोटल एनुअल कॉस्ट। टोटल एनुअल कॉस्ट। तो टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों को ऐड कर दो, तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, ये थर्ड वाले फॉर्मूले से जो आपका आंसर आएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और टोटल कैरिंग कॉस्ट का आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट का आंसर यहाँ से मिलेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो मुझे टोटल एनुअल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट फॉर्मूला आता है टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स। टू ऑर्डर्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 ऑर्डर के बीच में कितने मंथ्स का डिफरेंस है। मतलब आप समझो कि साल में 4 बार ऑर्डर दे रहे हो, साल में 4 बार ऑर्डर दे रहे हो, तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। और कितनी बार ऑर्डर देने वाले, 4 से डिवाइड कर दो, तो 3 मंथ्स आ जाएगा। मतलब हर ऑर्डर में 3 3 महीने का गैप है। बस इसी का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 12। आपको समझना है ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब आपको पूरे साल भर में 12 महीना होता है, इसलिए 12 लिख दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर तो आपको सेकंड फॉर्मूले से आ जाएगा यहाँ से, जो मैंने आपको बताया था। इसको अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको टाइम पीरियड आ जाएगा कि हर ऑर्डर के पीछे कितने मंथ्स का डिफरेंस है। बस। तो जिसको इतने फॉर्मूले अगर याद हो गया ना, तो समझो आराम से उसकी झोली में 10 मार्क्स आ जाएगा। 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, कैसे भी सवाल किसको कोई भी रेंज में पूछ सकता है। तो ये 6 फॉर्मूलाज आपको क्या करना है, EOQ के लिए आपको याद रखना है। ठीक है। मैं इसके सम कराऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो अभी मैं आपको सम की तरफ लेके चलता हूँ।